इस पूरे लेक्चर को मैं एक कहानी की सूरत में बताऊंगा ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये हिस्टोरिकल कहानी तब शुरू होती है जब नॉर्थ से कुछ समुद्री लुटेरे यूरोप पर हमला कर देते हैं। ये समुद्री लुटेरे वाइकिंग्स के नाम से भी जाने जाते थे। यही समुद्री लुटेरे फिर जाकर फ्रांस में हमला करते हैं और मगर यहाँ का जो किंग था इन समुद्री लुटेरों को ना नॉर्थ वेस्ट की ज़मीनें दे देता है ताकि ये ज़मीनें ले लें और हम पर हमला ना करें। ये किंग का सोचना था। और फिर क्या होता है कि ये समुद्री लुटेरे इसी फ्रांस में रहना शुरू कर देते हैं, खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। मगर वक्त गुजरता है, ये समुद्री लुटेरे फ्रांस की औरतों से शादी कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फ्रांस के लोगों में घुल मिल जाते हैं और किसी हद तक ये लोग अब सिविलाइज्ड भी हो गए थे। फ्रांस के कल्चर में इस समुद्री लुटेरे ढल जाते हैं, मतलब फ्रांस की ज़ुबान और कल्चर को ये लोग अपना लेते हैं। वक्त गुजरते हम देखते हैं कि यही समुद्री लुटेरे फ्रांस का एक किस्म का हिस्सा बन जाते हैं। और क्योंकि ये समुद्री लुटेरे नॉर्थ से आए थे तो इनको फ्रांस के लोगों ने ना नॉर्मन का टाइटल दे दिया था कि ये लोग नॉर्थ से हैं तो ये नॉर्मन्स हैं। वैसे भी देखा जाए तो नॉर्मन का मतलब है नॉर्थ मैन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। खैर, अब ये समुद्री लुटेरे यहाँ पर रहकर क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। अब ईसाइयत तो इन्होंने कबूल कर ली थी। इससे पहले इनका मज़हब क्या था? पैगनिज़म था। ये बहुत से गॉड्स में बिलीव करते थे, यानी पैगनिज़म को छोड़कर ये अब क्रिश्चियनिटी में आ चुके थे। अब ये जो थे ना ये समुद्री लुटेरे, क्योंकि नॉर्मन्स की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, अब लोग इसको नॉर्मन्स कहते हैं। तो ये नॉर्मन्स क्या करते हैं? इटली की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमला करते हैं और इटली को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। वक्त मज़ीद गुजरता है, ये नॉर्मन्स इटली के बाद इंग्लैंड पर हमला कर देते हैं। ये साल 1066 का होता है। इन नॉर्मन्स को लीड करने वाला ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी होता है। अब जब नॉर्मन्स यहाँ इंग्लैंड में हुकूमत करते हैं, इंग्लैंड को फ़तह कर लेते हैं, तो क्या होता है? ये नॉर्मन्स इंग्लैंड के कल्चर पर बहुत गहरा असर डालते हैं, बहुत गहरा इन्फ्लुएंस ये छोड़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मन्स अपने साथ फ्रेंच कल्चर साथ लेकर आए थे इंग्लैंड में, जो इन्होंने इंग्लैंड में लागू कर दिया था। इंग्लैंड में बिल्कुल बाकायदा तौर पर इम्पोज कर दिया था एक तरह से फ्रेंच कल्चर को। अब यहाँ तक आपको नॉर्मन्स कौन थे, कहाँ से आए और इन्होंने यूरोप में क्या क्या किया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मेडिवल लिटरेचर की, यानी बैकग्राउंड ऑफ द मेडिवल लिटरेचर। बैकग्राउंड ऑफ द मेडिवल लिटरेचर। इस लेक्चर में मेडिवल लैंग्वेज, मेडिवल लिटरेचर पर बात होगी। किस तरह मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज अपनी जान बचा पाई, फ्रेंच लैंग्वेज ने किस तरह से और कहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया, बहुत कुछ आपको इस लेक्चर में पता चलने वाला है। तो नॉर्मन्स जब इंग्लैंड में आपको पता है मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर चुके थे, मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो चुके थे, इंग्लैंड को मुकम्मल तौर पर कवर कर चुके थे, तो अपना ये कल्चर नॉर्मन्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी रस्म व रवाज, अपना लिटरेचर, ये सब कुछ इंग्लैंड में फ्रेंच इम्पोज कर देते हैं, यानी नॉर्मन्स इम्पोज कर देते हैं। अब जब सब कुछ नॉर्मन्स इंग्लैंड में लागू कर देते हैं तो इंग्लैंड का कल्चर कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा था। इंग्लैंड की ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज 1066 से 1200 तक कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नॉर्मन्स ने इंग्लैंड में फ्रेंच ज़ुबान को ऑफिशियल कर दिया था और इंग्लैंड की अपनी लैंग्वेज यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ आम लोगों तक रही। मतलब अमीर लोगों की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी और गरीब लोगों की, आम लोगों की जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। बहुत से कई अल्फाज, वर्ड्स फ्रेंच के जो थे वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल होते रहे। यही वजह है कि जब ये दोनों लैंग्वेजेस आपस में मिली तो एक नई लैंग्वेज बनी जिसे बाद में एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज पुकारा जाने लगा। वक्त गुजरता है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड उस टाइम बन चुकी थी। लंदन की बात करें तो ये राइटिंग्स का एक तरह से हब बन चुका था। ये वो वक्त था जब किताबें हाथों से लिखी जाती थी, किताबों की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। अब जैसे कि मैंने बताया कि 1066 से 1200 तक इंग्लैंड की ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज गायब हो चुकी थी, लेकिन
वक्त के साथ जब ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा जन्म लेती है तो ये लैंग्वेज एक नया रूप लेकर मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में बदल जाती है। जब हिस्टोरियंस ये रूप मिडल इंग्लिश लैंग्वेज को सामने आते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये इन बिटवीन लैंग्वेज है। खैर, अब जो जो वक्त के पंख फैलते हैं तो हम देखते हैं कि लिटरेचर भी उसी तरह फैल रहा था और कहीं ना कहीं ये लिटरेचर एक नया रंग लेकर आया था। हाँ, आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मन्स अपने साथ एक रोमांस लिटरेचर लेकर आए थे। इस लिटरेचर में मोहब्बत, इश्क विश्क नहीं था, बल्कि एक सोल्जर अपने मुल्क से कितना प्यार करता है, अपने मुल्क के लिए कितने सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ देता है, ये सब इस लिटरेचर, इस रोमांस लिटरेचर में लिखा जाता था। अब तक यहाँ पर इंग्लैंड में सब कुछ फ्रेंच में लिखा जा रहा था। अब कहीं से एक पोइट सामने आता है जिसका नाम लेमैन था। ये अपना वर्क किस लैंग्वेज में लिखता है? ये अपना वर्क इंग्लिश में लिखना शुरू करता है। इस पोइट ने जो पहली पोएम लिखी थी वो इंग्लिश में लिखी थी और इस पोएम का नाम ब्रड था। इसने 16,000 की लाइनों में ये ब्रड पोएम लिखी थी। ये वर्क इंग्लिश की हिस्ट्री भी बताता है। जैसे ही ये वर्क सामने आया तो अक्सर राइटर्स ने फिर से मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। इसी दौर में द अर्मलम जैसा शानदार वर्क सामने आया था। लेकिन इन राइटर्स में एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इन राइटर्स में ना एक अजीब किस्म की एक किस्म से मैं कहूँ कि बीमारी थी। वो क्या थी कि किंग आर्थर की बात करते थे और उसके जो नाइट्स थे उनके क्या कारनामे हैं, किंग आर्थर ने क्या किया, और सब कुछ इन किंग आर्थर और उसके नाइट्स की तारीफ़ों के मुतालिक लिखते थे। लेकिन इन राइटर्स में सिर्फ एक राइटर लेमैन था जो इन राइटर से हट कर था। ये राइटर तो कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशन पर लिखता था। उस वक्त कैथोलिक चर्च के सामने बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सच बोलकर लिखता था, सोसाइटी की बात करता था। बहुत से राइटर्स ने बाद में लेमैन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। यूँ इंग्लिश लैंग्वेज मज़ीद निखरने लगी थी। और इसी दौर में फिर एक और कमाल का वर्क सामने आता है जिसका नाम द ऑल एंड द नाइटिंगेल था। इसी एज में फिर रिलीजियस पोइम्स ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया था। कर्सर नाम की एक पोइम जिसे 30,000 लाइनों में लिखा गया था, जो एक हिस्टोरिकल पोइम थी। इस पोइम के राइटर का नहीं पता, क्योंकि इस दौर में एक अलग ट्रेडिशन थी। वो ये थी कि राइटर अपना जो वर्क्स था, जो भी वर्क लिखते थे, उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करते थे। फिर इसके बाद पेशेंस और क्लीननेस जैसी नज़मों ने जन्म लिया और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद निखारा। मज़ीद इंग्लिश लैंग्वेज को 4 चांद लगा दिए थे इन नज़मों ने। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर है। अब इन राइटर्स के बाद एक बड़ा राइटर आता है जिसका नाम चौसर है। इस पर एक डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।